हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का एजुकेशनल चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का और आज यह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज के इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का सेकेंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूनिट क्या है। ठीक है, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ को एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम ने दिया था। चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम ने दिया था। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। उनके बीच में यह जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है, इस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। कूलम ने ये बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे, दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है वो किन किन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उन्होंने इससे रिलेटेड एक लॉ दिया जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two point charges between two stationary point charges is directly proportional to product of magnitude of charges चार्ज। ठीक है, तो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है, वह दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर दो पॉइंट चार्जेज हैं Q1 और Q2 हैं, तो उनके बीच जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स अगर दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r है तो उनके बीच लगने वाला जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स acts along the line joining the two charges।
ये जो फोर्स होता है दोनों चार्ज की ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो कूलम्ब्स लॉ है वह स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं, एक पे चार्ज Q1 है और सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है जिस पे चार्ज Q2 है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R है, ठीक है। और ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे गए हैं, ठीक है, वैक्यूम R एयर में रखे गए हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वह Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के वर्क स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एक कूलम्ब्स लॉ ने बताया, सॉरी कूलम्ब ने बताया था। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे और एक कांस्टेंट रखते हैं K। अब यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K is proportionality constant, which is known as electrostatics force constant. Force constant or Coulomb's constant. ठीक है, स्मॉल के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से 1 मिनट, ओके सॉरी। यहाँ पे देखिए जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं कांस्टेंट रखते हैं के, तो यहाँ से F इक्वल हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ स्मॉल के जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट से जानते हैं, ओके। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम एयर है, वैक्यूम है, तब के का जो वैल्यू आता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट को, यहाँ पे जो सिंबल है एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 कहिए या एप्सिलॉन नॉट कहिए, ओके। और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अगर हम लोग इस इक्वेशन में के का वैल्यू पुट करें तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके, यह फार्मूला जो है एयर और वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू और यूनिट आप लोग याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको याद रखिएगा। देखिए, if both charges are length in a medium, अगर दोनों चार्जेस को हम लोग किसी मीडियम रख दें, ठीक है, तब उनके बीच जो फोर्स होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, जहां कैपिटल के को मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल के यहाँ पे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, के का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम के का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, फॉर इंसुलेटर्स के का वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच होता है, और फॉर मेटल्स के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा के का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है या एयर है, तब हम लोग यहाँ पर के का वैल्यू कितना रख देंगे, 1 रखेंगे। अगर कोई इंसुलेटर है तब वहाँ पर के का वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच होगा। और अगर मेटल्स है, दोनों के बीच का मीडियम मेटल्स है, जैसे मरकरी है, तब कैपिटल के का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, जनरल फार्मूला है कूलम्ब्स, दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का जनरल फार्मूला है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले में Q1 और Q2 का साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, यह कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, यह चार्ज Q1 है
और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, इनके बीच के जो सेपरेशन है वह R है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं F12 इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। R12 कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q2 from Q1 directed Q1 to Q2 and R21 cap is unit vector directed towards Q2 to Q1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Q1 स्टेशनरी चार्ज है और Q2 भी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है। इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह R है। ठीक है, F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। R12 कैप जो है यूनिट वेक्टर है जो Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्टेड है और R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ बोथ चार्जेज आर सिमिलर इन नेचर, अगर दोनों चार्ज का जो नेचर है सेम है। ठीक है, अभी देखिए दोनों चार्ज का नेचर सेम है तब क्या होगा? Q1 और Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और Q2 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसका वैल्यू होगा F12 और इसका वैल्यू होगा F21। ठीक है, यूनिट वेक्टर दिखाएं तो ए हो गया R12 और यहाँ से जाएगा यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, अगर हम लोग F12 का वैल्यू लिखें तो होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है R। अब देखिए F12 का जो डायरेक्शन है वह R21 कैप के डायरेक्शन के सिमिलर है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर F12 का डायरेक्शन वही है जो R21 कैप का है। ठीक है, R21 कैप का है। अगर हम लोग F21 को लिखें तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम देख रहे हैं F21 का डायरेक्शन R12 कैप के सिमिलर है। मतलब F21 का जो डायरेक्शन है R12 के डायरेक्शन
R12 कैप की डायरेक्शन के सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, हम जानते हैं R21 कैप और R12 कैप दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तो हम लोग F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे R21 के जगह पे हम लोग -R12 कैप लिख सकते हैं। F12 R21 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, -R12 कैप लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो F12 इक्वल्स टू हो जाएगा -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और R12 कैप, R12 कैप। ओके, ये जो पूरा वैल्यू है 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 कैप, वह F12 की क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इसकी जगह पे यहाँ से और देखें तो F12 जो होगा -F21 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, उस कंडीशन की बात है जब दोनों चार्जेस का जो नेचर है सेम है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अगर दोनों चार्ज का जो नेचर है डिफरेंट है तब क्या होगा। ओके, तो चलिए इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इज अपोजिट। अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, अपोजिट नेचर के चार्ज हो, तब उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये हो गया चार्ज Q1 और ये हो गया चार्ज Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 और ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसकी डायरेक्शन में R12 यूनिट वेक्टर और इस डायरेक्शन में R21 यूनिट वेक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चार्ज पे फोर्स का वैल्यू लिखें तो F12 कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे F12 का जो डायरेक्शन है वह R12 कैप की डायरेक्शन के सिमिलर है। F12 का डायरेक्शन R12 कैप की डायरेक्शन के सिमिलर है। और हम लोग F21 तो सेकेंड चार्ज पर चार्ज Q2 पे अगर फोर्स का वैल्यू लिखें, इसका वैल्यू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करें अगर इसकी डायरेक्शन की तो इसका डायरेक्शन जो है F21 का वह R21 कैप के सिमिलर है। F21 का जो डायरेक्शन है वह R21 कैप के डायरेक्शन के सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर भी बेटा आप देख रहे हैं r12 और r21 दोनों ही यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिट होगा और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं r12 कैप जो है माइनस r21 कैप के इक्वल है। अगर हम लोग फर्स्ट फोर्स लिखें F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और r12 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस r21 कैप। F12 इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस में कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया r21 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर r21 कैप F21 के इक्वल है। तो हम लोग F12 इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस F21। यहाँ पर देखें तो दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इनसे हम देखें तो एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए लिख सकते हैं F इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो आप जानते हैं आर कैप जो होगा वह वेक्टर आर अपॉन आर के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ से हम लिखें तो F इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यू वेक्टर आर। ठीक है, आर कैप की जगह वेक्टर आर बाई आर लिखें तो वेक्टर आर और नीचे आर स्क्वायर है और एक आर और हो जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा। ओके, तो यह हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है कूलॉम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशन में हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कूलॉम्स लॉ के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमिलर चार्ज के बीच में अट्रैक्शन उस तरह से होगा जैसे कि मीडियम बीच में। ओके, देखिए लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, फर्स्ट है कूलॉम्स लॉ जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। कूलॉम्स लॉ केवल स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के लिए अप्लीकेबल है, मूविंग चार्ज के लिए अप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि जो मूविंग चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। कूलॉम्स लॉ जो है पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, बहुत बिग चार्ज के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया आज की इस वीडियो में भी, मेरी वीडियो में भी हमने कूलॉम्स लॉ और उसके लिमिटेशंस और वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।